हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकान मालिक को अपने किराएदार से मकान किस तरह से खाली करवाना चाहिए या फिर मकान को या फिर दुकान को किराए पर देने से पहले किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप लोग उससे अपडेट होते रहें। भारत में सबसे कॉमन प्रॉब्लम किराएदार और मकान मालिक के डिस्प्यूट के बारे में है। भारत में जितने ज़्यादा मकान मालिक हैं उससे कहीं ज़्यादा तादाद में किराएदार भी हैं। तो ऐसे में उनके बीच डिस्प्यूट होना बहुत ही कॉमन सी बात है। हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कई अहम फैसले दिए हैं और 26 सितंबर 2019 को इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। इस केस का नाम था कृष्णा मूर्ति सेतुलर वर्सेस नरसिम्हा सेठी। इस केस में कोर्ट का कहना था कि अगर कोई व्यक्ति 12 सालों तक किसी प्रॉपर्टी पर बिना रोक टोक रह लेता है तो वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। बात थी प्रतिकूल कब्जे की। लिमिटेशन एक्ट 1963 का कानून भी प्रतिकूल कब्जे के बारे में विस्तार से बात करता है। इस कानून में प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए 12 साल और सरकारी प्रॉपर्टी के लिए 30 साल का समय बताया गया है, जिसके बाद कोई भी व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक प्राप्त कर लेता है। लिमिटेशन एक्ट एक समय के बाद मकान मालिक के अधिकारों पर रोक लगा देता है। अगर टाइम रहते मकान मालिक कोई एक्शन नहीं लेता है तो चाहे कितना भी उसके पास प्रॉपर्टी के टाइटल के पेपर ही क्यों ना हो, प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल जाती है। इसी तरह से रविंदर सिंह ग्रेवाल वर्सेस मंजीत कौर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी पर जिसका कब्जा है उसे कोई दूसरा व्यक्ति बिना किसी कानूनी प्रोसेस के नहीं हटा सकता, चाहे वो उसका मालिक ही क्यों ना हो। अगर आपने अपना मकान या दुकान किराए पर दिया हुआ है तो खाली किस तरह से करवाना चाहिए या फिर किराए पर देते समय किन किन सावधानियों को रखना चाहिए, चलिए अब इस बारे में भी जानते हैं। अक्सर देखा जाता है कि मकान मालिक की जरा सी असावधानी बाद में बहुत भारी पड़ जाती है, जब किराएदार घर या दुकान खाली करने से मना कर देता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मकान मालिक को खुद किराएदार को पैसे देकर निकालना पड़ता है ताकि वो घर को आराम से खाली कर दें। तो सवाल ये उठता है कि किराए की प्रॉपर्टी को किस तरह से बचाया जा सकता है, कौन कौन सी सावधानियां बरती जा सकती हैं। नंबर 1, किसी भी प्रॉपर्टी को 2 तरीके से किराए पर दिया जा सकता है। या तो किसी व्यक्ति विशेष को दिया जाए या फिर किसी कंपनी को दिया जाए। अगर आपके पास दोनों ही ऑप्शन हो तो पहला ऑप्शन आपको कंपनी का ही चूज करना चाहिए, यानी कि आपको कंपनी को ही प्रॉपर्टी को किराए पर देना चाहिए, क्योंकि कंपनी कभी कब्जा करने के बारे में नहीं सोचती, लेकिन व्यक्ति ही प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं। कंपनी को चाहे थोड़े कम पैसे में ही प्रॉपर्टी को किराए पर देना पड़े, आपको कंपनी को ही चूज करना चाहिए, क्योंकि कंपनी लॉ एक्ट के अनुसार कंपनी लॉ बोर्ड के कुछ अपने नियम होते हैं जिनका उल्लंघन करने पर उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। तो कंपनी ऐसे केसों में पड़ने से हमेशा बचती है और किराया टाइम से भी देती है। नंबर 2, अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देने से पहले उसकी फ़ोटो ज़रूर ले लें और उन सब फोटोज़ पर अपने किराएदार के सिग्नेचर भी ले लें, ताकि अगर कभी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचता है तो आप उसकी भरपाई कोर्ट के जरिए से किराएदार से करवा सकते हैं। 11 महीने का एग्रीमेंट होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को मकान किराए पर देने से पहले 11 महीने का एग्रीमेंट बनवाना चाहिए। उसके बाद आप एक नया एग्रीमेंट बनवा सकते हैं, लेकिन कंपनी को प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो आप चाहे कितने भी समय का एग्रीमेंट करवा सकते हैं। एग्रीमेंट 11 महीने का बनाने के पीछे यही कारण होता है कि कोई भी पक्का एग्रीमेंट 12 महीने या उससे ज़्यादा समय का होता है, फिर उसे लोकल रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर रजिस्टर भी कराना होता है, जिसके लिए हमें टैक्स भी देना होता है। इसके पीछे काफ़ी खर्चा भी आता है, जिससे बचने के लिए लोग 11 महीने का एग्रीमेंट बनवा लेते हैं। अगर कोर्ट में किराएदार स्टे लेने जाता है तो रीज़न ये बताता है कि उसका प्रॉपर्टी से निजी लगाव जुड़ा हुआ है और आर्थिक हित भी जुड़े हुए हैं। अगर उसने मकान खाली किया तो उसे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी। लेकिन अगर 11 महीने का एग्रीमेंट होता है तो मकान मालिक ये कह सकता है कि उसने ये मकान सिर्फ 11 महीने के लिए ही किराए पर दिया था और इतने छोटे समय के साथ
किसी भी व्यक्ति का उस मकान के साथ कोई निजी लगाव नहीं हो सकता, ना ही कोई आर्थिक हित जुड़ा हो सकता है। तो किराएदार को मकान खाली करने में किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होगी और ना ही सरकार को उस प्रॉपर्टी से कोई टैक्स भी मिलता है। तो इससे किराएदार को स्टे नहीं मिल पाएगा और केस मकान मालिक के हक में चला जाएगा। नंबर 4, एक उपाय और भी है कि 11 महीने के बाद अगर आप उसी व्यक्ति को मकान किराए पर देना चाहते हैं तो आप उसी परिवार के दूसरे मेंबर के साथ एग्रीमेंट बनाएं, क्योंकि कोर्ट में केस होने पर आप कह सकते हैं कि हर बार अलग अलग इंसान के साथ एग्रीमेंट बनवाया गया था। पर अगर वो व्यक्ति अपने ही नाम से एग्रीमेंट बनवाना चाहता है तो जैसे ही 11 महीने ख़त्म हो जाएं तो आप कुछ महीने रुकने के बाद दूसरा नया एग्रीमेंट बनवा लें और इस बीच जितने भी किराए के स्लिप हों तो किराएदार को ना दें, क्योंकि कोर्ट में केस होने पर आप कह सकते हैं कि हर बार अलग अलग इंसान के साथ एग्रीमेंट बनवाया गया था। पर अगर वो व्यक्ति अपने ही नाम से एग्रीमेंट बनवाना चाहता है तो जैसे ही 11 महीने ख़त्म हो जाएं तो आप कुछ महीने रुकने के बाद दूसरा नया एग्रीमेंट बनवा सकते हैं और इस बीच जितने भी किराए की स्लिप हों किराएदार को कभी ना दें। और अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट होता भी है तो आप कोर्ट में ये कह सकते हैं कि किराएदार कई सालों से प्रॉपर्टी पर रह जरूर रहा था पर लगातार कभी नहीं रहा, क्योंकि वो वहाँ से आता जाता रहा था। नंबर 5, ये पॉइंट सुनने में बहुत अजीब लगता है पर हो सके तो आप एग्रीमेंट ना ही बनवाएं। बिना एग्रीमेंट के किराएदार कोर्ट में जाने से परेशानी में पड़ सकता है। कोर्ट में किराए का कोई प्रूफ भी नहीं देगा। अगर किराएदार टाइम से किराया ना दे तो मकान मालिक का ही फायदा होता है। वो कह सकता है कि किराएदार किराया नहीं देता या टाइम से नहीं देता, इसलिए मकान खाली कराना है। पर इसका एक नुकसान ये होता है कि अगर बिना एग्रीमेंट के किराएदार को मकान में रखा जाए तो वो अपनी सारी आईडी उसी एड्रेस पर बनवा लेता है और बाद में आपको परेशान भी कर सकता है। ऐसे में आपको ज़्यादा समय के लिए किराएदार नहीं रखना चाहिए और समय रहते किराएदारों को बदलते रहना चाहिए। नंबर 6, बिजली और पानी जीवन जीने के आधार हैं और ये अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 में भी दिए गए हैं। मकान मालिक को कभी भी किसी भी किराएदार की बिजली और पानी को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक ज़रूरतें होती हैं। इसके बिना कोई भी कहीं भी नहीं रह सकता, बड़ा ही मुश्किल होता है। ऐसे में अगर किराएदार कोर्ट चला जाए तो कोर्ट सबसे पहले वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को किराएदार के नाम से एक नया मीटर लगाने का ऑर्डर दे देगी और ये आपके फेवर में बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा आप कभी नहीं चाहेंगे। तो गलती से भी किसी भी किराएदार की बिजली और पानी कभी ना काटें। नंबर 7, सबसे पहला काम तो यही करना चाहिए कि किराएदारों से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। ना ही उनका सामान निकाल कर बाहर फेंकें, ना ही उन्हें डराए धमकाएं। कोशिश ये करें कि प्यार से बात बन जाए। नंबर 8, मकान मालिक को चाहिए कि किराए की एक रसीद बुक रखें। शुरुआत में रसीद को किराएदार को देनी चाहिए और उसके बाद नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोर्ट में केस जाता भी है तो मकान मालिक रसीद बुक दिखाकर ये प्रूफ कर सकता है कि किराएदार ने कुछ समय तक तो किराया दिया था पर बाद में उसने किराया देना बंद कर दिया। इससे केस मकान मालिक के हाथ में चला जाता है। नंबर 9, किराया हमेशा नकद में लें। अगर आप अपने खाते में किराया लेते हैं या फिर चेक से पेमेंट लेते हैं तो ये आपके हित में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि किराएदार के लिए ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि वो हमेशा ही आपको किराया देता रहा है। नंबर 10, किसी भी व्यक्ति को किराए पर मकान देने से पहले उसकी हिस्ट्री ज़रूर निकाल लें। वो पहले कहाँ रहता था, कितने साल वहाँ पर रहा, वहाँ से मकान क्यों खाली करना पड़ा और ज़रूरत पड़े तो पिछले मकान मालिक से भी मिल लें और पास के पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी जानकारी अवश्य दे दें, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। ये वेरिफिकेशन फ्री में किया जाता है, जिसके लिए आपको किराएदार का पूरा ब्यौरा और उसका पिछला पता देना होता है। नंबर 11, किराएदार से मकान खाली कराने से पहले 1 महीने का नोटिस जरूर दें। किराएदारों के सामने हमेशा डटकर खड़े रहना चाहिए। अपने आप को कभी भी किसी के सामने कमज़ोर नहीं दिखाना चाहिए। कोर्ट केस चलता है तब तक के लिए किराया कोर्ट अपने पास रख लेता है और मामला शांत होने के बाद वही किराया मकान मालिक को वापस कर दिया जाता है। और एक बात जरूर याद रखें कि इस तरह के केस बहुत ही लंबे समय तक चलते हैं, तो कुछ भी हो जाए ऐसे मामलों को कोर्ट से बाहर ही सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए।
तो दोस्तों ये थी जानकारी मकान मालिक और किराएदारों के डिस्प्यूट के बारे में। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके काम की भी होगी। अगर वीडियो अच्छा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप लोग उससे अपडेट होते रहें।